द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया इन यूनियन। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि लेजिस्लेचर का मतलब काम यही होता है कि लॉ बनाना है, तो ये कहता है कि यूनियन के अंदर होना ही चाहिए। जो लेजिस्लेचर है वो इंक्लूड करता है गवर्नर को, हाउस को या हाउसेस को। जो लेजिस्लेचर है वो बाईकैमरलिज्म भी हो सकता है, यूनिकैमरलिज्म भी हो सकता है। जो बाईकैमरलिज्म होता है उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर दो घर हैं, टू हाउसेस हैं। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन लेजिस्लेचर जो होते हैं वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं। जैसे कि बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और यूपी, ये बाईकैमरलिज्म है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। और जो इनको छोड़ के बाकी के बचे हुए राज्य हैं, स्टेट हैं, वो यूनिकैमरलिज्म है। मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे काउंसिल नहीं है। अंडर आर्टिकल 169 में जो हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 169 क्या कहता है कि द पार्लियामेंट में अबॉलिश और क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट की मर्जी है, वो चाहे तो किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना भी सकती है या अबॉलिश भी कर सकती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ये कवर किया गया है आर्टिकल 170 के अंडर। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज पॉपुलर हाउस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग ये पॉपुलर हाउस है। ठीक है। इसके अंदर जो मिनिमम सीट्स होती हैं वो फिक्स होती है 60 पे, और जो मैक्सिमम हो सकती है वो है 500। ठीक है। जो इसके मेंबर्स होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं किसके द्वारा? डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ओके। और ये इलेक्शंस जो होते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी के ऊपर होते हैं फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके। आ गया था आर्टिकल 172। क्या कहता है? द नॉर्मल टाइम फॉर द असेंबली, कि जो असेंबली का नॉर्मल टाइम है, जो इसका टेन्योर है, वो 5 ईयर है। लेकिन इसको उससे पहले डिसॉल्व भी किया जा सकता है, और डिसॉल्व कौन करेगा? गवर्नर। ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। देखो 5 साल तो इसके हैं कि 5 साल इसको असेंबली को रहना है, लेकिन उसके अंदर उससे पहले उसको डिसॉल्व भी कर सकता है कौन? गवर्नर। और उसको चाहे तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है जब इमरजेंसी का टाइम होगा। ठीक है। फिर कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मतलब अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यहाँ से। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 178 के अंदर कहती है कि एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल चूज 2 मेंबर ऑफ द असेंबली एज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है। उनको डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को चूज करना पड़ेगा हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो है वो परफॉर्म करेगा किसकी ड्यूटीज़ को? जो स्पीकर की हैं, जब स्पीकर एब्सेंट होता है या फिर उसका ऑफिस वैकेंट होता है। ठीक है। जो स्पीकर होता है वो चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसको इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ असेंबली। ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर है उसको भी अपॉइंट किया जाता है असेंबली के द्वारा। जो डिप्टी स्पीकर है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जो स्पीकर के होते हैं, जब स्पीकर व्हेन नॉट प्रेजेंट। ओके। बट जब व्हेन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बोथ आर नॉट प्रेजेंट, अब देखो ये कहता है कि जब दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है कि ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज हेल्ड, एक असेंबली के एक मेंबर को गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करती है एज ए स्पीकर, वो उसके कार्यकाल को संभालता है। ठीक है। बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर चाहे तो अपनी सीट छोड़ सकते हैं, वो रिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑफिस से, उनको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन उस रिमूवल के लिए क्या होता है? एक रेजोल्यूशन पास होता है जो कि मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है और 14 डेज नोटिस दिया जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि स्पीकर डज नॉट वेकेंट हिज ऑफिस। मान लो कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, तो ये नहीं है कि स्पीकर अपनी ड्यूटी से फ्री हो गया है। स्पीकर जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती है असेंबली की, वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा। नाउ
पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। ओके, अब क्या कहता है कि पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर बताने हैं हमने। जो पावर हैं, फंक्शन हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो स्पीकर की वैसी की वैसी हैं जैसी एक स्पीकर है किसके, लोकसभा के, वैसी हैं। वो प्रिसाइड करते हैं किसके ऊपर, मीटिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर वो अपना निर्देशक करते हैं। डेकोरम को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। वो किसी मेंबर को कह सकते हैं कि वो उस असेंबली को छोड़ के जाए अगर वो किसी प्रकार का वॉयलेशन करता है तो। ही कैन सस्पेंड एनी मेंबर, किसी भी मेंबर को वो सस्पेंड कर सकता है होल सेशन के लिए, ठीक है। वो चाहे तो सेशन को सस्पेंड या अर्जन भी कर सकता है, ठीक है। वो ये बताएगा कि जो बिल ओरिजिनेट हुआ यहाँ से असेंबली से, वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ये कौन सा बिल है, ठीक है। नाउ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आ रही है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे आर्टिकल 182, 183, 184 एंड 185 की। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हर स्टेट की, वो अपना एक चेयरमैन बनाएगी। जैसे अभी लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक स्पीकर बनाया था अपना और एक डिप्टी स्पीकर बनाया था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना एक चेयरमैन बनाती है और एक अपना डिप्टी चेयरमैन बनाती है, ठीक है। सॉरी। Officers of the Legislative Assembly and Legislative Council are paid such salary and allowances as may be fixed by legislature of the state by law. आर्टिकल 186 कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑफिसर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको वही सैलरी अलाउंसेस पे किए जाएंगे जो उस स्टेट की लेजिस्लेचर ने फिक्स किए होंगे लॉ के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ओके। देन वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस। Sorry. According to Article 171, the total number of members in Legislative Council of a state shall not exceed 1/3 of total number of MLA, ठीक है। कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट की, उसके अंदर 1/3 मेंबर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए जितने टोटल नंबर ऑफ MLA हैं, ठीक है। जितने MLA हैं उसका 1/3 भाग से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए किसके मेंबर्स में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स में। जो मिनिमम मेंबर हैं वो फिक्स किए गए हैं 40 पे, 40 पे, ठीक है। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। कैसे इलेक्ट किया जा सकता है उनको, 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड अदर लोकल अथॉरिटी, ठीक है। 1/3 इलेक्टेड बाय MLAs, ठीक है। 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 1/6 को वो नॉमिनेट करते हैं कौन, गवर्नर, फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। 1/12 को इलेक्टेड किए जाते हैं वो बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ठीक है। और 1/12 को किया जाता है इलेक्टेड बाय टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ओके। नाउ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन की हमने बात कर ली है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 173, अ पर्सन shall be qualified to be chosen as an MLA। एक व्यक्ति को हम तब क्वालिफाई कहेंगे कि वो MLA बन सकता है अगर उसके पास ये फॉलोइंग क्या है, क्वालिफिकेशन होंगी। पहली बात क्या, कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया हो, ठीक है। दूसरा कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी 25 साल से ज़्यादा उम्र हो, ठीक है। या अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बनना चाहता है मेंबर तो उसकी 30 साल से ज़्यादा उम्र हो, ठीक है। या अदर क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट फिक्स करता है उनके लिए। अब जो डिसक्वालिफिकेशंस होती हैं वो बताई गई हैं आर्टिकल 191 के अंदर। इसमें कहते हैं कि इफ़ ही होल्ड्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो किसी प्रकार का ऑफिस, प्रॉफिट का ऑफिस गवर्नमेंट के अंडर होल्ड करके रखता है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। या अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड का मतलब वो है कि
वो पागल हो जाता है, उसका मानसिक रूप पे अपने वे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो अनसाउंड कहलाता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो जाता है। या फिर वो कहता है कि वो नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एक्वायर्ड सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री, या वो अब मतलब वो सिटीजन नहीं रहता है इंडिया का और वो क्या करता है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। या फिर वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो। ठीक है, या फिर 192 क्या कहता है आर्टिकल, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइड बाय गवर्नर, गवर्नर डिसाइड करेगा उसके डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। ठीक है, ओपिनियन किससे लेगा, इलेक्शन कमीशन से, हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। ठीक है, ओपिनियन ले सकता है लेकिन डिसीजन उसी का फाइनल होगा। आर्टिकल 193 का कहता है, इफ अ पर्सन सिट्स बैठ